वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स 8:31। 8:35 पे तो शुरू करेंगे, लेकिन रिवीजन तो 8:31 से कर सकते हैं। हम तो रिवीजन कर रहे हैं। कल Recording हमने in क्या पढ़ा था? progress. रिकॉन्स्ट्रक्शन क्यों होता है, क्या होता है? देखिए, मैंने बताया था आपको वन बाय वन। हमने कल देखा था इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन का स्टार्ट। वो क्या था? इसकी थ्योरी मैंने आपको लिखकर भेजी थी, शायद आपने देखी हो, शायद लिखी हो। हाँ, लिख ली। ओके। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि क्या क्या सिचुएशन है जो डिमांड करती है कंपनी का पुनर्निर्माण, रिकॉन्स्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, रीअरेंजमेंट, रीऑर्गेनाइजिंग। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा था कि कंपनी की लैंड और बिल्डिंग है 10 लाख की। मान लो आप शेयर होल्डर हैं, आपने 10 लाख कंपनी में लगाया था, उसमें से कंपनी ने 2 लाख लगा दिया लैंड में, 8 लाख लगा दिया बिल्डिंग में। तो आपकी पूंजी, आपकी कैपिटल अभी दो जगह इन्वेस्टेड है। लेकिन ये बिल्डिंग यदि अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय होगी, अर्थक्वेक में ये बिल्डिंग नहीं रही, तो अब आपकी बैलेंस शीट मैंने जैसे लिखा है, आपको पूरी थ्योरी लिख के दी है कि अब आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिख रही है 8 लाख की, जबकि एक्चुअल में बिल्डिंग है ही नहीं। तो अब क्या करना होगा? इस बिल्डिंग को यदि आप बैलेंस शीट में दिखाते रहो तो आपकी असेट साइड इन्फ्लेटेड, बढ़कर दिखाई देगी। वो बिल्डिंग आपकी जब है ही नहीं, तो आप बिल्डिंग कैसे दिखा सकते हो? पहली चीज, पहली गलती ये है कि ये बिल्डिंग आपकी गलत दिख रही है, असेट साइड बढ़ के आ रही। दूसरी गलती, पूंजी 10 लाख की बची या नष्ट हो गई? 10 लाख की पूंजी में से 2 लाख की पूंजी ही बची है, 8 लाख की पूंजी नष्ट हो चुकी है। तो आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड भी गलत है और साइमल्टेनियसली लाइब्रेरी साइड भी गलत है। तो आपको इस दोनों को सही करना पड़ेगा बाय स्कीम, दैट इज कॉल्ड स्कीम ऑफ इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। मैं बताऊंगा कैसे। फिर मैंने बताया था इसी में और भी चीजें बताई थी। दूसरी मैंने बताई थी, आपकी असेट 4 लाख की है और इधर लॉस 6 लाख का है। आपकी 10 लाख की कैपिटल में से 4 लाख की पूंजी ही बची है, 6 लाख की पूंजी तो नष्ट हो चुकी है। आपने 10 लाख लगाए थे, बचा कितना है आज आपके हाथ में? 4 लाख। 6 लाख का तो आपका लॉस हो गया, 6 लाख की पूंजी नष्ट हो चुकी है आपकी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कैपिटल को 10 लाख दिखाएं या 6 लाख का? 4 लाख ही दिखाएं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन करना पड़ेगा। और कैपिटल रिडक्शन एक ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं कि जब चाहे तब कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर ले। इसके लिए लगेगी परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूनल की परमिशन लगेगी। वो एक स्कीम बनाकर ही होगा ये। और साथ में न सिर्फ पूंजी ज्यादा आ रही है, पूंजी कम करनी पड़ेगी, 4 लाख पे लानी पड़ेगी, और साथ में लॉस भी तो हटाना है। क्योंकि मैंने बताया कि लॉस दिखाई देते रहने से कितने लॉसेस होते हैं, कि लॉसेस यदि चलते रहे कंपनी में तो कंपनी 10 दिन बाद बंद होने वाली है, तो आज बंद हो जाएगी। यदि लॉसेस बैलेंस में चलते रहे तो कंपनी और मुश्किल में आ जाएगी। वो मैंने आपको बताया था कि कोई सप्लाई नहीं देगा, कोई लोन नहीं देगा, एम्प्लॉय छोड़ भागेंगे, नया एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो ये लॉसेस के बैलेंस शीट में कंटिन्यू होने से ढेर सारे, ये पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस है, ये लॉसेस है, इसके बैलेंस शीट में कंटिन्यू होने से, एग्जिस्ट एग्जिस्ट करते रहने से, अप अपेयर होते रहने से ढेर सारे लॉसेस कंपनी को होते हैं। तो कैसे भी करके इस लॉस को बैलेंस शीट से गायब करना है। एक ही तरीका है इसको लॉस को इससे एडजस्ट कर दिया जाए, उसके लिए भी परमिशन लगेगी ट्रिब्यूनल की। फिर ठीक है, तो और भी चीजें मैंने बताई थी, शायद रिवोल्यूशन वगैरह भी था इसके अंदर। ये थी बिल्डिंग 50 की, प्लांट मशीनरी 30 की। ये बिल्डिंग 50 की है जबकि इसकी करंट वर्थ 400 लाख है। प्लांट मशीनरी 30 लाख की है जबकि इसकी वैल्यू सिर्फ 5 लाख रह गई है। हमारा जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है, जो आपका भी और मेरा भी है, क्योंकि हम भी अभी उससे बंधे हुए हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि नहीं, जो चल रहा है चलने दो। बिल्डिंग की कॉस्ट यदि 50 थी कंपनी को, तो 50 पे ही दिखाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग टू द कंपनी इज 50, तो 50 पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन इससे बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं होता। बैलेंस शीट की असेट की सही स्थिति दिखाई नहीं देती। इसकी सही स्थिति 400 लाख है, इसकी सही स्थिति 5 लाख है। तो इसको रिवैल्यू करना जरूरी है। असेट का रिवैल्यूएशन भी करना पीरियडिकली कर देना चाहिए कंपनी को, अपनी बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए। उसके भी परमिशन लगेगी ट्रिब्यूनल की।
उसके लिए भी, तो ये भी सब मैंने बताया था। उसके अलावा मैंने बताया था ये लोन है 50 लाख का 8% पर। कंपनी इससे कॉम्प्रोमाइज करवा रही है। ये लैंडर खुद अपनी इच्छा से इस लोन को 10 लाख से वेव करने को राजी है और फ्यूचर में वो ब्याज 6% लेगा, उसके लिए भी राजी है। और मैंने बताया था ऐसा लेंडर क्यों करेगा, 10 लाख का लोन वेव भी करेगा, ब्याज की रेट भी कम करेगा, उसमें उसका भी फायदा है। मैंने कल बताया था, शायद आपको याद हो। ये बोलेगा नहीं मुझे तो 50 लाख और पूरा दो, तो कंपनी को बंद कराने की नौबत आ जाएगी। कंपनी को बंद करने के लिए वाइंडिंग अप ऑर्डर इश्यू करवा लेगा कोर्ट से और बंद होगी। तो असेट अभी तो इतनी कम है, कंपनी की हालत अभी इतनी खराब है कि यदि वो कंपनी बंद करने गए तो इस 50 के बदले उसको 20-25 लाख भी नहीं मिलेंगे, 20-25 लाख भी नहीं मिल पाएंगे। तो उससे अच्छा है 3 साल वेट करे, कंपनी को संभलने का, सुधरने का, उभरने का मौका दे, और 3 साल बाद कम से कम 10 लाख तो लोन वेव कर दे और बचा हुआ 40 लाख कंपनी से रिसीव कर ले। तो अभी जल्दी करेगा तो 25 लाख ही मिलेगा, और 3 साल वेट कर लेगा तो 40 लाख तो मिल जाएगा। तो उसके लिए बेहतर क्या है, आज 25 लाख या 3 साल बाद 40 लाख? 40 लाख बेहतर है, और ब्याज की रेट भी उसे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी कंपनी के सर्वाइवल के लिए। वो एग्री हो गया, ठीक है मेरा लोन 10 लाख वेव कर देता हूं मैं, और ब्याज भी फ्यूचर में मैं 8 की जगह 6 ले लूंगा। तो उसके लिए भी कोर्ट, ये भी सब जो लाइबिलिटी की शर्तों में परिवर्तन हो रहा है, ये भी होगा विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। और जब इससे 10 लाख का प्रॉफिट होगा ना, लोन के वेवर से जो कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से कंपनी 28 लाख के लॉस में से 10 लाख का लॉस तो वो इस प्रॉफिट से सेटअप भी कर लेगी। ये सब मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो वो स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सबसे मेन अकाउंट बनता है, सबसे खास अकाउंट बनता है, और वो अकाउंट है जैसे आप बनाते हो कंपनी का ट्रेडिंग और P&L, यहां आता है P&L। आप सारे एक्सपेंसेस इसी में लाते हो, सारे लॉसेस इसी में लाते हो, सारी इनकम इसी में लाते हो, सारे गेन इसी में लाते हो। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप सबको ले आते हो, इकट्ठा करते हो, सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारी इनकम, सारे गेन, ये सब आप ले आते हो एक ही जगह पर, और यहां से निकाल लेते हो नेट प्रॉफिट, नेट रिजल्ट सबका इकट्ठा कर लेते हो। सैलरी यहीं आएगी, रेंट यहीं आएगा, बेड डेट्स यहीं आएगी, डिस्काउंट अलाउड यहीं आएगा, सब कुछ इसी में आ जाता है। P&L तो क्यों, इसी तरह से जब कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के बैलेंस शीट में चेंजेस लाने के लिए, बुक्स में चेंजेस लाने के लिए, जो मैंने बताया जैसे कि कैपिटल रिडक्शन करना है, असेट को रिवैल्यू करना है, लाइबिलिटी की टर्म्स में परिवर्तन, जो लाइबिलिटी की कंडीशन उसमें टर्म्स में चेंजेस करना है, असेट को रिवैल्यू करना है, वैल्यू बढ़ाना है, घटाना है, सब कुछ करना है। तो कई आइटम पे कंपनी को प्रॉफिट होगा, कई आइटम पे कंपनी को लॉस होगा। जैसे 50 लाख का लोन घटकर 40 लाख रह गया, तो 10 लाख का कंपनी को क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, सुबह सुबह दिमाग नहीं चलता है। 50 लाख का लोन कंपनी ने कहा था, उस लेंडर ने 10 लाख का लोन वेव कर दिया, तो कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट। कंपनी की लैंड की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। पर मशीन की वैल्यू कम हो गई तो लॉस। तो कंपनी को ये सारे प्रॉफिट लॉसेस कई सारे होते हैं, तो कई सारे प्रॉफिट लॉसेस होते हैं, तो सबको किस जगह लाया जाए, एक जगह लाया जाए। और तो उसके लिए एक अकाउंट बनता है, उसका नाम होता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। चैप्टर का नाम भी वही है और अकाउंट का नाम भी वही है। क्या नाम है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनता है। सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस इसी अकाउंट में लाए जाते हैं, और उसका नाम होता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, या कभी कभी उसको रेयरली बोल देते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोल देते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ज्यादा कॉमन नेम है रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन यदि क्वेश्चन कह दे प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो उसका नाम बदलकर कैपिटल रिडक्शन रख दो, पर काम तो वही होगा, सारे प्रॉफिट लॉसेस उसी अकाउंट में आएंगे, तो नाम हो सकता है। तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, वी हैव टू ओपन इधर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब देखिए, और मैं इसके अंदर आपको जब इसकी अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे ले जा रहा हूं, अभी तो मैंने आपको सिर्फ कल मीनिंग बताया था
कि इंटरनल रिकन्सिलिएशन क्या होता है और क्यों होता है। अब उसकी अकाउंटिंग हमें करनी है, तो हमें एक्चुअल में देखा जाए तो हमें अकाउंटिंग तो आज से स्टार्ट करनी है। कल तक तो हमने भी समझा कि ये चैप्टर क्यों बना, ये इंटरनल रिकन्सिलिएशन है क्या, होता क्यों है, पर अब हमें पढ़ना क्या है, क्यों होता है। वो हमें एग्जाम में नहीं लिखना, हमें लिखना है कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। बस क्वेश्चन जैसा कहता है वैसे करते जाओ, पर अकाउंटिंग कैसे होगी जैसे मैं आपको बताऊं। यदि हम अकाउंटिंग के लिए अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर, इसको लिखते जाइए, अकाउंटिंग फॉर, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यहां ओपन रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ओपन रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो भी क्वेश्चन कह जाए और क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रेफरेबल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है। इट इज लाइक पीएनएल अकाउंट, इट इज लाइक पीएनएल। बस पीएनएल हर साल बनता है और ये सिर्फ तभी बनता है जब कंपनी एक स्कीम बनाती है और कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी को स्कीम सबमिट करती है और परमिशन लेकर ये चेंजेस करती है, वो तब बनता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के में ही बनता है ये अकाउंट। ठीक है, शुरू करूं? तो मैं एग्जाम्पल 1 से शुरू कर रहा हूं। आपको पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, कितना भी टफ चैप्टर हो, इजी करने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल छोटे छोटे बनाकर स्टार्टिंग से लेकर आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन करते वक्त ज़्यादा तकलीफें नहीं आती। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल 1 ये है, बैलेंस शीट। यहाँ पर है कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 लाख, यहाँ पर कंपनी की असेट है और यहाँ कंपनी का P&L है। यहाँ पर यह है कंपनी के 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, और यहाँ पर लॉसेस में लेता हूँ 7 लाख और असेट्स है 3 लाख रुपीस की। बिल्कुल जीरो से चल रहा हूँ, आपको कहीं रियलाइज ही नहीं होगा कि हम कोई चैप्टर पे हम तकलीफ में हैं। तो ये है बैलेंस शीट, इक्विटी कैपिटल 10 लाख, असेट 3 लाख, P&L 7 लाख, ये पोजीशन है। अब बताइए यहाँ पर यदि हम स्कीम बनाने वाले हम हैं डायरेक्टर, हम ये स्कीम बनाने कर ले जाएंगे ट्रिब्यूनल में और वहां से परमिशन लेंगे। बताइए ये लॉसेस हमें बुक्स में रखना है या हटाना है? नंबर 1। दूसरी, हमारी पूंजी 10 लाख में से कितनी बची हमारे पास? 3 लाख की बची। आप यदि इक्विटी शेयर होल्डर हो, मैं डायरेक्टर हूं, मैं सजेस्ट करता हूं कि मैं एक काम करूं, आपकी इस 10, ये जो आपकी कैपिटल है 100 रुपया फुली पेड अप आपका, आप मुझे 100 रुपीज फेस वैल्यू थी और उस पूरा 100 रुपीज आप मुझे दे चुके हो, कंपनी को दे चुके हो। अब मैं आपका 70 रुपया आपसे छीनना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आपकी कैपिटल 70 रुपए पर शेयर से कम कर दी जाए, तो 10,000 शेयर पर 7 लाख का आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाए। क्या आप मुझे कंसेंट देंगे इस बात के लिए? यदि मैं कहूं कि आपका 100 रुपए में से आप 70 रुपए में आपकी कैपिटल रिड्यूस करना चाहता हूं और आपको 100 रुपए आपका फेस वैल्यू था और 100 रुपीज ही आपका पेडअप था, मैं कहता हूं कि इसमें से मैं 70 रुपए आपसे कम करवा कर इसे 30 पेडअप पर ले आऊंगा, 30 पेडअप पर ले आऊंगा। फेस वैल्यू तो 100 की 100 रहने दूंगा फॉर द टाइमिंग में, मान लेता हूं अभी यही फेस वैल्यू रहने दूंगा। पेडअप को मैं 30 पे ले आऊंगा और फिर आपसे फ्यूचर में मौका पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर आपको 70 रुपीज, 70 रुपए फर्दर कॉल करूंगा, कॉल एंड रिसीव करूंगा। क्या आप मुझे इसकी इजाजत देंगे? क्यों नहीं देना चाहते आप 70 रुपए दे चुके थे, इसलिए दोबारा 70 रुपए देना नहीं चाहते? ठीक है, ओके। कभी नहीं सर, किसी हाल में नहीं, ये तो बिल्कुल। हाँ,
वो फेस वैल्यू भी मैं कम करके बताऊंगा। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके सामने है इसमें आप मुझे कंसेंट देंगे या नहीं देंगे। 70 रुपए का कैपिटल रिडक्शन आप अग्री कर लेंगे? इनका कहना है कर लेंगे, बाकी लोग का क्या कहना है? नहीं करेंगे। देखिए बेटा, आप कंसेंट दे या न दे, आपकी कितनी पूंजी तो डूब चुकी है। 100 रुपए में से 70 रुपए डूब चुका है, या मेरे आपको इसको 70 रुपए घटाने से आपकी पूंजी डूब रही है, या पहले ही डूब चुकी है? जो 70 रुपया आपका, देखो आपका 7 लाख का लॉस हो चुका है, तो पर शेयर लॉस कितना हुआ? 70 रुपया लॉस पर शेयर हो चुका है। तो बताओ, क्या मेरे ये प्रपोज करने से कि आपकी कैपिटल को 70 से मैं कम करना चाहता हूं, परमिशन दो, क्या उसकी वजह से आपको 70 रुपए लॉस हो रहा है? 70 तो पहले ही हो चुका है। मैं तो वो 70 रुपए का जो लॉस हो चुका है उसको अब आपकी कैपिटल से एडजस्ट भर करना चाहता हूं, सिर्फ एडजस्ट करना चाहता हूं, उसको सही स्थिति दिखाना चाहता हूं। बाकी लॉस तो आपको हो चुका है, मेरी वजह से लॉस नहीं हो रहा है। यदि आप रिडक्शन के लिए कंसेंट दे रहे हो तो वो ऐसा नहीं है कि इस वजह से आपको 70 रुपए आपकी कैपिटल का लॉस हो गया। लॉस तो आपको पहले ही हो चुका है, अब सिर्फ उसकी हम अकाउंटिंग भर कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आप 70, ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई हम क्यों कंसेंट दें, हमारा शेयर 100 रुपए पेड़ पे, अरे मार्केट वैल्यू क्या रह गई होगी? 100, इसकी मार्केट वैल्यू 100 रह गई होगी क्या? नहीं रह गई होगी। इस कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 थोड़ा हो गई होगी। आप शेयर बेचने आओगे तो आपको 100 के बदले 100 मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। तो उस केस में मैं आपको इसके दूसरे एग्जाम्पल बताऊं, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए भी एग्जाम्पल मेरे पास हो सकते हैं। देखिए, जैसे आपने कहा कि सर नहीं, बिल्कुल सही, जैसे आपने आपने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की और गुड्स खरीद लिया, 1 लाख रुपए का गुड्स खरीद लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें होता क्या है, आपने इसमें से अभी आपके पास इसमें से, और आपको ये बिजनेस आपने जो शुरू किया है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 50% का मार्जिन है, बहुत अच्छा आपका बिजनेस है। आप इसमें बिजनेस करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। 100 की चीज 150 में बिकती है, अच्छा मार्जिन है, नया बिजनेस आपने खोला है। इधर ये हो गया कि इधर आपका 20 का गुड्स जल गया, 80 का गुड्स बचा, और यहां हो गया लॉस बाय ये 20 का लॉस आ गया यहां पर। अभी 20 का गुड्स क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। अब आपने 1 लाख पूंजी लगाई थी, उसमें से कितनी पूंजी नष्ट हो गई? 20,000 की पूंजी नष्ट हो गई, बची कितनी? 80,000। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ये लॉस आपकी केबल से एडजस्ट करूं कि नहीं करूं? कि बोले नहीं सर मत करो, आप ये लॉस एडजस्ट करोगे तो हमारी पूंजी 80 रह जाएगी, ऐसा मत करो, 1 लाख रहने दो। बताओ, यदि मैं इसको 1 लाख भी रहने दूं तो क्या ये वास्तविकता में 1 लाख है? वास्तविकता में पूंजी कितनी हो चुकी है? तो फिर ये लॉस यदि एडजस्ट कर भी दूं तो आपकी कंसेंट हो ना हो, तो एक्चुअल में तो सिर्फ अकाउंटिंग भर कर रहा हूं, लॉस तो आपको हो चुका है। मेरे अकाउंटिंग करने से लॉस थोड़ा हो रहा है, आपको समझ में आया? अच्छा चलो, फिर मैं कहूं कि भाई, या मैं कहूं चलो 2 मिनट के लिए मानता हूं ये बहुत शानदार बिजनेस आपने स्टार्ट किया, पूरा गुड्स जल गया, पूरा का पूरा गुड्स जल गया 2 मिनट के लिए। अब यदि आज ये पूंजी कितनी नष्ट हो चुकी है? 1 लाख। तो देखा है तो ये लॉस पूरा से एडजस्ट करूंगा तो कैपिटल भी जीरो हो जाएगी और गुड्स भी, स्टॉक भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए, बिजनेस बहुत शानदार आपका चलने वाला था, आप काफी अच्छा मार्जिन कमाने वाले थे, इस माल को आप इजीली 1.5 लाख में बेच लेते, पर बेचने के पहले ही माल जल गया, चोरी चला गया। ये आपकी असावधानी, आपका केयरलेसनेस कि आपने गुड्स पर प्रॉपर वॉच नहीं रखा, क्यों जलने दिया, क्यों चोरी जाने दिया, आपकी सेफ्टी अरेंजमेंट ठीक नहीं थे, इसलिए लॉस हुआ। तो अब मुझे बताइए, यदि मैं इस लॉस को इससे एडजस्ट कर दूं तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? जीरो, और गुड्स भी हो जाएगा, और ये पीएनएल भी हो जाएगा जीरो। मैंने पीएनएल को कैपिटल से एडजस्ट कर दिया, अब कैपिटल कितनी हो गई? जीरो। अब चलो, अब वापस पूंजी आप लाना चाहेंगे नहीं लाना चाहेंगे? बोलो, क्या आप का ये पूंजी नष्ट हो गई तो आगे बिजनेस धंधा बंद कर दोगे क्या? फिर क्या करोगे बताओ? यदि बिजनेस आप करना नहीं चाहते तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा? कटोरा लेकर घर से निकलना पड़ेगा। क्या करोगे भाई? नौकरी आपको करनी थी, करना बिजनेस है।
बिजनेस तभी किया जब आपके पास अच्छी नौकरी नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, तो आप बिजनेस कर रहे हो। और बिजनेस भी नहीं करोगे यार, 1 लाख का माल जल गया, अब तो बिजनेस जिंदगी भर धंधा नहीं करेंगे तो क्या करोगे फिर? नौकरी करने को मिलेगी नहीं क्योंकि डिग्री नहीं है, बिजनेस करना नहीं चाहते क्यों? क्योंकि माल जल गया। अब क्या करोगे बताओ? एक ही तरीका है, कटोरा लेके के बैठ जाओ। तो फिर क्या करें भाई? बिजनेस आगे हम फिर से 1 लाख लगाएंगे, फिर से गुड्स खरीदेंगे, इस गुड्स को बेचे फिर जलाएंगे। यदि जलाना ही आपका धंधा है तो फिर बंद कर दो। फिर हम इसको बेच देंगे कितने में? 1.5 लाख में बेच देंगे और 50 का प्रॉफिट कमा लेंगे। फिर माल खरीदेंगे, इस 1.5 लाख से फिर 1 लाख का माल खरीदेंगे। ऐसे कर करके हम कमाते जाएंगे और जो लॉस हुआ है 2-4-6 महीने में, तो 1-2 महीने में कवर कर लेंगे। ऐसे बिजनेस में लॉस होने से बिजनेस बंद नहीं कर देते, बल्कि उस लॉस केबल को फिर से लेकर आते हैं। तो देखिए, जो केबल नष्ट हो चुकी वो हो गई, वो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आगे बिजनेस चलाने के लिए, जैसे आपका यहाँ पर कितनी पूंजी नष्ट हो चुकी है आपकी बेटा? 7 लाख। तो अब यदि आपको आगे बिजनेस बढ़ाना है तो हो सकता है बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको फिर से 70 रुपये लाना भी पड़े, तो आपको तकलीफ नहीं होना। आपको जो लग रहा है कि फ्यूचर में बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस में और कैपिटल लगाना चाहिए, तो आप इजीली मुझे कंसेंट दे दोगे कि ठीक है, ये 70 रुपये का लॉस कैपिटल से एडजस्ट कर दो। कैपिटल को 10 रुपये पर शेयर पेडअप से घटाकर 30 रुपये पर शेयर पेडअप पे ले आओ, और फ्यूचर में 30 रुपया 70 रुपये हमसे फिर से कॉल कर लेना, हम दे देंगे। और बिजनेस में देखो तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर लिखा क्या है रहेगा? इक्विटी शेयरहोल्डर अग्री टू रिड्यूस their capital by ₹70 per share, and also agree to pay unpaid capital, also agree to pay unpaid capital। मतलब वो काय के लिए तैयार हो गए? इक्विटी शेयरहोल्डर अग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल बाय ₹70, वो 70 रुपया प्रति शेयर से अपनी कैपिटल को कम करने के लिए अग्री हो गए। एंड आल्सो अग्री टू पे अनपेड कैपिटल, जो कैपिटल अनपेड है वो देने के लिए तैयार भी हो गए। तो अब देखो मैं क्या एंट्री शुरू करता हूं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंट्री ऑफ इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन की पहली एंट्री पास कर रहा हूं। ये लिख लिया आपने? इक्विटी शेयरहोल्डर जो 100 रुपये पेडअप था, फेस वैल्यू 100 थी, पेडअप भी 100 थी, हम पेडअप वैल्यू को, फेस वैल्यू को नहीं, पेडअप वैल्यू को 70 रुपये से कम कर रहे हैं। और इसकी कंसेंट हमें इक्विटी शेयरहोल्डर से भी मिल चुकी है, और इसकी हमें सहमति कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी मतलब ट्रिब्यूनल से भी इसकी सहमति मिल चुकी है। सबसे कंसेंट मिलने के बाद मैं कंपनी का अकाउंटेंट ये एंट्री पास करूंगा। स्कीम मुझे जब मिल जाएगी सेंक्शन होकर, उस स्कीम की मैं सब, ये स्कीम का पार्ट है कि शेयर होल्डर 70 रुपये से अपनी पूंजी कम करने को तैयार है, और वो अनपेड कैपिटल 70 रुपये देने को भी तैयार है। ये कंसेंट मिल गई शेयर होल्डर की और कोर्ट की। अब मैं उसको अकाउंट फॉर कर रहा हूं। बोलिए। हाँ ना, तो मैं इसलिए तो देखो मैं अभी कर रहा हूं। नंबर 1, हमने सबसे पहले क्या किया? 70 रुपये से इक्विटी शेयर को क्या करना है? कम करना है या बढ़ाना है? तो कम करने के लिए इक्विटी कैपिटल को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? डेबिट। तो मैंने यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 7 लाख पर शेयर 70 रुपये से 10,000 शेयर पर 7 लाख। ये लिखूं टू रिकॉन्स्ट्रक्शन। ये 7 लाख कैपिटल रिडक्शन में कहां लेके गया? रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लेके गया। अब ये 7 लाख की पूंजी किस अकाउंट में आ गई? ये पूंजी कहां काम आएगी? ये पूंजी काम आ जाएगी लॉसेस को सेट ऑफ करने में। तो हम वो लॉसेस इसी पूंजी से सेट ऑफ करेंगे ना। तो इस पूंजी को हम कहां ले आए? इस कैपिटल को हम लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए ले आए रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट में। अब हम ये कैपिटल अब यहां पड़ी हुई है, तो इस कैपिटल से, ये कैपिटल ही है जो पड़ी है
अब इस कैपिटल से हम क्या करें, ये लॉस सेट ऑफ कर दें, तो क्या एंट्री होगी, रिकॉन्स्ट्रक्शन टू पी एंड एल, रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 7 लाख टू पी एंड एल 7 लाख। पीएल का बैलेंस चल रहा था डेबिट, पी एंड एल का बैलेंस हमारी बैलेंस शीट की एसेट में डेबिट चल रहा था, हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो पी एंड एल अकाउंट भी जीरो हो गया। तो हमने इस 7 लाख के लॉस को इक्विटी शेयर केबल से एडजस्ट कर लिया, लॉस को सेट ऑफ कर लिया इक्विटी शेयर की केबल से, और अल्टीमेटली ये लॉस किसको बियर करना था, इक्विटी शेयर का ही था, उन्होंने बियर कर लिया, तो कोई गलत थोड़ा किया। और ये तो लॉस बियर करने की एंट्री में मैं अकाउंटेंट ये आपको लॉस दे रहा हूं या लॉस की एंट्री भर पास कर रहा हूं, लॉस मेरी इस एंट्री द्वारा लॉस हुआ आपको या लॉस तो पहले हो चुका था, मेरी इस एंट्री से लॉस नहीं हुआ, मैंने आपकी जो कैपिटल को 70% कम कर दिया, उससे आप घाटे में नहीं आए हो, आप तो घाटे में पहले ही आ चुके थे, मैं तो सिर्फ उसकी एज एन अकाउंटेंट एंट्री भर कर रहा हूं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉस तो पहले हो चुका था और वो आपके हाथ में नहीं था, लॉस ना हो वो तो डायरेक्टर जो भी थे या बिजनेस सर्कमस्टेंसेस जो भी थी, लॉस तो हो चुका था, बस मैंने उस लॉस को आपकी केवल सेट ऑफ किया। अब आपकी कैपिटल कितने रुपए रह गई, 3 लाख, पर शेयर कितनी रह गई, 30 रुपया पेडअप रह गई बेटा आपकी। और ये करने में, ये कुर्बानी देने में आपकी कोई कुर्बानी नहीं, मैं बोल रहा हूं कि लॉस तो आपको पहले ही हो चुका था, मैंने उस लॉस को सिर्फ अकाउंट फॉर किया है बस, और लॉस भी आपकी बैलेंस शीट में पड़ा था, आपकी लॉस को मैंने कैपिटल से एडजस्ट अब किया है बस। अब आपका शेयर फेस वैल्यू 100, पेड अब कितनी रही, और ये बात जरूर है कि आपको 70 रुपए और देना पड़ेगा, तो इनका कहना था कि सर आप पहले तो हम 100 रुपए दे चुके थे, फिर 70 और क्यों, तभी तो ये स्कीम बन रही, नहीं तो फिर क्या है, ये हमको कोर्ट से परमिशन क्यों लग रही है, ये ट्रिब्यूनल जाके हम परमिशन किससे ले रहे हैं, शेयर होल्डर से ली कि नहीं ली, हमने ले ली, अब किससे ले रहे हैं, तो अब जब ट्रिब्यूनल खुद दे रहा है और शेयर होल्डर खुद 70 रुपए और लगाने को तैयार है, तो क्या कंपनी रोकेगी उसको, क्या लॉ रोकेगा, लॉ ने अरेंजमेंट कर रखा है कि भाई यदि इक्विटी शेयर 70 रुपए और लगाकर बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रोका जाए या लगाने दिया जाए, बताओ मुझे, आप शेयर होल्डर हो, आपका 70 रुपए प्रतिशत नष्ट हो गया, मैं डायरेक्टर, अभी आपने मुझे अपॉइंट किया, अब मैं आपकी कंपनी को अगले 3 साल में प्रॉफिट में ले आऊंगा ऐसी उम्मीद है, पर उसके लिए आपको मुझे 70 रुपए प्रतिशत और देना पड़ेगा, यदि आपने मुझे 70 रुपए प्रतिशत और दे दिया आगे की कंपनी को चलाने के लिए, तो मैं आपके शेयर की वैल्यू 3 साल में डबल कर दूंगा, 150 रुपए कर दूंगा, 125 कर दूंगा, आपको अच्छा खासा डिविडेंड दूंगा, आपका बिजनेस चलाऊंगा, तो क्या करोगे, अभी या तो आपके 2 रास्ते हैं, कंपनी बंद कर दो, कंपनी बंद करके 30 रुपए लेके घर बैठ जाओ, या फिर 70 रुपए और देकर आगे बिजनेस कंटिन्यू करो, क्या घर बैठना है या बिजनेस कंटिन्यू करना, यदि बिजनेस प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, बिजनेस का फ्यूचर अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तो आपके लिए क्या प्रेफरेबल है, जो 70 डूब गया उसका गम कब तक मनाओगे, वो तो डूब चुका, आगे की सोचो, 70 रुपए और नहीं दोगे तो ठीक है, आज मुझे आप 70 दे दोगे तो आपका ये, मैं 3 साल में इसकी वैल्यू यदि मैंने 150 कर दी तो क्या होगा, सोचो यार आपको, तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, 20 रुपए का अभी भी तो, और उसके आगे भी कंपनी सर्वाइव तो कर रही है, डिविडेंड मिलेगा आपको, 3 साल डिविडेंड मिलता रहा, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्या बेहतर है, आप मुझे 70 और दो, और वो 70 रुपए आप मुझे दे रहे हो या अपने खुद अपने बिजनेस में खुद लगा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, ये पैसा जो है मेरी जेब में आया कि आपकी जेब में है, आप भी, आप की ही कंपनी है, 70 रुपए आपने लगाया तो ये मेरी जेब में आया, सरकार की जेब में गया, किसकी जेब में गया, कंपनी किसकी है, कंपनी में जो कुछ है वो किसका है, तो 70 रुपए आपने लगाया वो आपका ही बिजनेस है, वो भी आपका है, तो कोई महान काम नहीं किया आपने, तो 70 रुपए और दे दिया, तभी तो मतलब आपका 100 रुपए पहले दे चुके थे, 70 और दोगे तो आपका कुल पेड अप 170 हो जाएगा, और यही तो वजह है कि हम कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल जा रहे हैं, एक स्कीम बनाते हैं, स्कीम को अप्रूव करवाते हैं, सब होता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, अब फिर से कॉल करूंगा मैं आपसे, तो यहाँ पर होगी फाइनल कॉल फ्रॉम इक्विटी शोल्डर 7 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, हमने फिर से कॉल की, क्योंकि मुझे आगे बिजनेस, आपने मुझे अपॉइंट किया है न्यू डायरेक्टर, आगे बिजनेस चलाने के लिए मुझे फंड्स और चाहिए, तब मैं आपके बिजनेस को 3 साल में अच्छे लेवल पे ले जा पाऊंगा, मुझे उसके लिए फंड चाहिए, तो मैंने 7 लाख आपसे, तो अब मुझे आप दे दो बैंक डेबिट 7 लाख टू फाइनल कॉल फ्रॉम इक्विटी शोल्डर, जैसा भी लिखो, ये मैंने आपसे कॉल ले ली,
बैंक डेबिट टू फाइनल कॉल। अब यदि बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट कैसी बनेगी? डेड। ये आपने फाइनल की कॉल की और रिसीव कर ली। तो पहले आपने इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस किया और ये कैपिटल को आप ले आए रिकंस्ट्रक्शन में ताकि ये लॉस सेट ऑफ कर पाए। बाद में इसी प्रॉफिट से जो यहां पड़ा है उससे आपने लॉस सेट ऑफ कर लिया, तो आपका लॉस भी बैलेंस शीट से डिसअपीयर हो गया और ये आप चाहते भी थे। अच्छा, आपकी कैपिटल 10 लाख भी गलत थी क्योंकि पूंजी सिर्फ 3 लाख बची, तो 10 लाख दिखाना भी गलत था और 7 लाख का लॉस यदि एसेट में चलता रहा वो भी आपके लिए गलत था। तो हमने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। एक तीर मतलब हमने एक एंट्री से दो काम कर लिए। ये स्कीम जो बनाई उसके फायदे दो दो हुए हैं। एक तो कैपिटल जो गलत दिख रही थी, एक्चुअल में पूंजी कितनी बची है 3 लाख, वो 3 लाख पे आ गई, और दूसरा लॉस भी हमने बैलेंस शीट से एलिमिनेट कर दिया जो हम करना चाहते थे, वो भी हो गया। दोनों पर्पस सॉल्व हो गए एक ही एंट्री से। तो अब यहां पर हमारी बैलेंस शीट क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल वापस कितनी हो गई 10 लाख। इधर असेट पुरानी कितनी थी 3 लाख, तो पुरानी थी उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। और इधर बैंक बैलेंस कितना आ गया? अब मैं इस बैंक बैलेंस को यूज करके क्या करूंगा? बिजनेस में एक्सपांशन, और उससे मैं कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। जो 7 लाख की पूंजी नष्ट हुई थी वो मुझे आपने फिर से दे दी है और उससे मैं आगे बिजनेस फिर से चलाऊंगा। तो ये है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पहला सिचुएशन या पहला केस, पहली एंट्री। तो ये है कैपिटल रिडक्शन बाय ₹30 पर शेयर 70 पर शेयर, और बाद में उस प्रॉफिट से हमने उस कैपिटल से हमने लॉस पीएनएल का सेट ऑफ कर लिया, उससे लॉस बैलेंस शीट से गायब हो गया, कैपिटल भी सही हो गई और लॉस भी बैलेंस शीट से डिसअपीयर हो गया। हाँ बोलिए, फ्रेश इशू क्यों नहीं करा? जब मैं आपसे 70 रुपए लेकर पैसा ले सकता हूं तो फ्रेश इशू की जरूरत क्या है? मतलब पुराना शेयर 30 रुपए पेड रहने दूं और नया शेयर इशू कर दूं, क्या अच्छा है? हाँ, अच्छा वो उस केस में वहां पर, इस केस में चलो मैं फ्रेश इशू ले भी आऊं। पहली बात तो ऐसी कंपनी में जहां पर घाटे घाटे पड़े कोई नया शेयर होल्डर आएगा? चलो तुम्हारा कहना कि मैंने राइट इशू कर दिया, चलो आपके सामने बैलेंस शीट ये रहने दो। इनका कहना है सर आपको राइट इशू ले आओ, पुराने लोगों से पैसा ले लो। चलो मैंने नए इक्विटी शेयर कर दिया 7,000, 7 लाख की नई शेयर कैपिटल और बैंक बैलेंस लिया 7 लाख, ऐसा कर लूं? इनका अब बच्चा है जो बोला है उसकी दिल्ली अरमान पूरे कर दे, डाउट है। मैंने बैंक डेबिट करके नई शेयर इशू कर दी, शेयर कैपिटल कितनी हो गई सर? अब क्या बैलेंस शीट आपको अच्छी दिखाई दे रही है? अभी बैलेंस शीट से आप खुश हो? अभी खुश हो? क्या ये लॉस है या गया? अब ये लॉस दिखते रहेंगे तो कंपनी जिंदा रह पाएगी? क्या क्या लॉसेस बताए थे? ये लॉसेस अपेयर होते रहेंगे तो आपको बताया था मैंने, याद है आपको कौन कौन से लॉस होंगे? लॉस पीने में चलते रहे लॉसेस क्या होंगे समझाऊं फिर से? कल मैंने बताए थे, लिखवा भी दिए थे कल, बताऊं फिर से? तो बताओ ये लॉस चलने दो या हटाना है? अच्छा ये पूंजी 10 लाख ये सही है कि गलत? तो इसमें क्या फायदा हो गया आपका? बैलेंस शीट तो अभी भी गलत ही है। और फेस वैल्यू भी कम होना चाहिए, तो फेस वैल्यू कितनी कर दूं? तो बात एक ही है ना, मुझे पैसा चाहिए किसी भी तरह से लूं, मैं फ्रेश इशू क्यों लाऊं? फ्रेश इशू लाना आसान काम होता है क्या? उसके लिए कितनी लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है? 70 रुपए अनपेड मंगाना आसान है या फ्रेश इशू लाना आसान है? तो नंबर ऑफ शेयर प्रति शेयर 30 रुपए का हो जाएगा ना, 100 की जगह फर्क क्या पड़ेगा? अल्टीमेटली कोई मतलब वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, आप क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। वो कोई डाउट मतलब ऐसा नहीं जो मैं आपको बता से कुछ फायदा होगा। तो आपको समझ में आ गया? कोई अच्छा डाउट हो तो मुझसे पूछो, इसमें कोई मैं जो जिसका डाउट सबको बता पाऊं। कोई डाउट यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले 70 रुपए से पेड वैल्यू क्या करी, कम करी, पर फेस वैल्यू मैंने कम। हाँ यदि सुनो, एक चीज है मैं बताता हूं यहाँ पर आपको, यहां पर मुझे मैंने 70 रुपए से क्या कम किया, फेस वैल्यू या पेड वैल्यू? फेस वैल्यू मैंने 100 की 100 रहने दी, पेड वैल्यू 100 थी उसको घटाकर 30 कर दिया, 70 रुपए से पेड कम किया ताकि मैं आपसे, यदि फेस वैल्यू 100 रहेगी और पेड 70 तो मैं आपसे 70 रुपए
और मुझे यदि कंपनी चलानी है तो मुझे आपसे मनी और चाहिए, वो भी इक्विटी कैपिटल के रूप में चाहिए। लोन नहीं चाहिए, लोन कोई देगा नहीं और मुझे लोन चाहिए नहीं, लोन का बर्डन नहीं चाहिए, मुझे इक्विटी चाहिए 7 लाख की। वो तभी पॉसिबल है जब मैं आपका फेस वैल्यू सो ही रहने दूं, पेडअप को 70 से घटाकर 30 पे ले आऊं और आपसे 70 रुपया कॉल कर लूं फर्दर। पर यदि ऐसा है, इसी क्वेश्चन में ये मैं आपकी बात बताऊं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये कि यही यही चैप्टर खत्म नहीं हो गया, शुरुआत है तो इसमें कई सारे इट्स एंड बट्स होंगे अभी तो। दूसरा केस हो सकता है, यदि ये जो 7 लाख की पूंजी नष्ट हो चुकी है, ये मैं हटा दूं और इसको कितने पे ले आऊं, 3 लाख पे ले आऊं, और अब मैं नंबर ऑफ शेयर 10,000 नंबर ऑफ शेयर, इसकी फेस वैल्यू भी 30 कर दूं। 3 लाख क्या है पेडअप कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर कितने रहने दिए 10,000, और पेडअप प्रति शेयर भी 30, और फेस वैल्यू भी कितनी कर दी मैंने 30 रुपए ही क्या कर दी फेस वैल्यू, और पेडअप वैल्यू भी, अब इसकी मैंने फेस वैल्यू भी 100 से हटाकर 30 कर दी। अब ये शेयर फुली पेडअप है या पार्टली पेडअप, तो फिर अब मैं आपसे कॉल नहीं करूंगा, अब आप देने के लिए बाउंड नहीं हो। मुझे मनी की जरूरत नहीं है, मुझे आपने नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है कंपनी के सर्वाइवर के लिए, और मुझे आपके बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत, मुझे और आपसे नए केस मंगाने की जरूरत नहीं, तो मैं केस क्यों मंगाऊंगा, मेरी जेब में थोड़ा केस आ रहा है, फालतू की केस थोड़ा मंगाऊंगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, पर ऐसा कब करूंगा मैं, ऐसा कब करूंगा जब मुझे आगे बिजनेस या कंपनी को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं 70 रुपए से पेडअप भी कम कर दूंगा, 70 रुपए से पेडअप कम कर दूंगा, और फेस वैल्यू भी 30 रुपए पे ले आऊंगा, फेस वैल्यू भी 30 कर दूंगा, तो मुझे अब आपका शेयर की फेस वैल्यू भी 30, पेडअप वैल्यू भी 30, अब ये शेयर फुल पेडअप हो गया। बेटा किसका माइक ऑन है, माइक बेटा ऑफ कर दे। अब मुझे तो म्यूट करना नहीं आता बेटा, आप चलिए देखिए, तो बेटा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, वो भी सिचुएशन आएगी, बताऊंगा मैं आपको, अभी मैंने नहीं बताया आपको सिचुएशन। ठीक है, ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, एग्जाम्पल टू ये है बैलेंस शीट, ये है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, ये है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 इज फुली पेड अप। यहाँ फिक्स्ड एसेट में लेता हूं बिल्डिंग, अदर एसेट और P&L। ये P&L है 2 लाख रुपीस का, इधर बिल्डिंग है 5 लाख रुपीस की, और अदर एसेट है 3 लाख रुपीस की। बिल्डिंग revalued at rupees 5 मैं सिर्फ अभी कम अमाउंट ले रहा हूं, बिल्डिंग का वैल्यूएशन 5 लाख की बिल्डिंग का वैल्यूएशन 550 पे हुआ। बेटा कृतिका आपका माइक ऑफ कर दीजिए। बिल्डिंग रिवैल्यूड एट रुपीज 550, बिल्डिंग जो 5 लाख की उसकी वैल्यू कितनी हो गई 550, 50 से बढ़ गई, तो 50 को कंपनी को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, और इधर हमारा लॉस कितना है 2 लाख का लॉस है। तो बताओ इक्विटी से कुर्बानी कितने की चाहिए आपको, 2 लाख का लॉसेस हमें सेट अप करना है, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, उसके लिए बिल्डिंग से हमें प्रॉफिट होने वाला है, तो इक्विटी से कुर्बानी 1.5 लाख की चाहिए, तो हमारा कैपिटल रिडक्शन इक्विटी से कितना होना चाहिए 1.5 लाख होना चाहिए। तो यहां पर हम इक्विटी शेयरहोल्डर अग्रीड टू रिड्यूस
कैपिटल बाय ₹15 पर शेयर। फेस वैल्यू विल रिमेन सेम, फेस वैल्यू सेम रहेगी, मतलब फेस वैल्यू 100 की 100 ही रहेगी, लेकिन पेड अप वैल्यू 100 से घटाकर 85 कर देगी। बिल्डिंग का वैल्यूशन हुआ है 550 पर, इक्विटी शोल्डर ₹15 के कैपिटल रिडक्शन के लिए अग्री है, फेस वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर एंट्री नंबर सॉल्यूशन में हम बोले तो एंट्री नंबर 1, बिल्डिंग की वैल्यू को कितने से बढ़ाया जाए, तो बिल्डिंग को 50 से क्या किया जाए, डेबिट किया जाए। बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें बिल्डिंग को 50 से डेबिट करना पड़ेगा, और ये प्रॉफिट कहाँ लेके जाऊं, टू रिकंस्ट्रक्शन। इस प्रॉफिट को मैं लेके चला गया रिकंस्ट्रक्शन में, ताकि मैं फ्यूचर में इसी से लॉसेस सेट अप कर लूं। तो मैंने बिल्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन एंट्री नंबर 1 पास की है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी और प्रॉफिट को डाल दिया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की क्रेडिट में। अब मैं इक्विटी से कितनी कुर्बानी लूं, ₹15 प्रति शेयर पेड वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं। तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करूं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ₹150, और ये कैपिटल भी कहां ले आऊं, रिकंस्ट्रक्शन में ही ले आऊं, ताकि वहीं से ज्यादा से सेटअप होंगे टू रिकंस्ट्रक्शन। इस कैपिटल को भी मैं लॉसेस को सेटअप करने के लिए ले आऊं अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन में 150। अब मैं क्या करूं, मेरे पास 50 का प्रॉफिट ये आ गया बिल्डिंग का, और 1.5 लाख की पूंजी आ गई। अब मेरे पास 2 लाख रुपया अवेलेबल है लॉसेस को सेटअप करने के लिए, तो मैं वो लॉस सेटअप कर लूं। मतलब इसमें क्या होता है, चलो बताता हूं। अब मैं क्या करूं, इस लॉस को सेटअप कर लूं तो एंट्री क्या होगी, रिकंस्ट्रक्शन टू P&L, रिकंस्ट्रक्शन ₹2 लाख टू P&L ₹2 लाख। बेटा अभी नरेशन कहाँ, नरेशन की जरूरत क्या है इसमें। अब बैलेंस शीट कैसी बनेगी बताओ, बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने पे आ जाएगी, बिल्डिंग करंट सही वैल्यू पे आ जाएगी, बिल्डिंग अब दिखाई देगी सही वैल्यू पर, और अदर असेट तो वही की वही है, अदर असेट एज इट इज। और P&L है या गायब, हमने वही तो हमें गायब करना था, हमने गायब कर दिया। और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹85 कॉल्ड अप एंड पेड अप 8.5 लाख। ये बैलेंस शीट बन गई आपकी न्यू वाली। अब आपका शेयर फेस वैल्यू अभी भी 100 पर पेड अप आपका 85 रह गया। अब कंपनी फ्यूचर में आपसे जरूरत पड़ने पर जब चाहे तब, अभी चाहे तो अभी, फ्यूचर में चाहे तो वे मांग सकती है ₹15, और आप देने के लिए उसको बाउंड हो। आपने खुद ने इन सब चीजों के लिए सहमति दी है। तो ये हो गया आपका एक और एग्जांपल कैपिटल रिडक्शन का। इज इट क्लियर। और भविष्य में आपको ₹15 देना पड़े तो वो मेरी जेब में जाएगा, डायरेक्टर की जेब में, या आपकी जेब में ही रहेगा, बस आपकी घर की पॉकेट की बजाय कंपनी की तिजोरी में, कंपनी के बिजनेस में लग जाएगा। तो वो मेरा नहीं, आप ही का मनी है, जो आपके पास से निकलकर आपने उसको सही जगह इन्वेस्ट किया है, तो उसको देने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो ₹15 आपके लिए फ्यूचर में और प्रॉफिट जनरेट करेगा। ओ 5 बिल्डिंग 550 क्यों लिया, ये भगवान। ये एंट्री लिखी मैंने बिल्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन, पहले क्वेश्चन में लिखा कि बिल्डिंग की वैल्यू 5.5 हो गई है। ये लगता है शायद अभी भी ज्वाइन किया बेटा आपने। P&L में जब मैंने बताया कि हमारा अकाउंट का नाम ही ये होता है P&L की बजाय, P&L, तो मैंने P&L और इसमें डिफरेंस भी बताया था। सर P&L क्यों नहीं खोला, ये कोई क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन बेटा रेलिवेंट करो। मैंने बताया था क्या, P&L कब बनता है, हर साल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट लॉसेस है, इसके लिए अकाउंट का नाम क्या है, P&L या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन।
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है या रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट है? अजीब सा क्वेश्चन है, मजा नहीं आया। नो। अब एग्जाम्पल नंबर 3, बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 at the rate of 100 rupees 10 lakh, fixed asset, current assets, P&L 8%, debentures 5 lakh। यहां पर P&L है 4 लाख रुपीस का, टोटल इधर 15 लाख है, 4 लाख बचा 11 लाख। 11 लाख में से मैं 5 लाख की ले लूँ करंट असेट और 6 की ले लूँ फिक्स्ड असेट। बिल्डिंग की वैल्यू को हमने 50 से बढ़ाया है तो बिल्डिंग 550 पे आएगी ना, इसमें कौन सी नई बात है। अब यहां पर देखिए, फिक्स्ड असेट revalued at rupees 620, fixed asset revalued at 620, debenture holder agreed to waive 20% of their claim and also agree to receive interest at the rate of 7%। लिख लिया। इक्विटी शेयर होल्डर also agreed to reduce their capital। इक्विटी शेयर होल्डर भी अग्री है अपनी कैपिटल की कुर्बानी देने को, रिड्यूस करने को। कुर्बानी क्या? रिडक्शन के लिए। वो कैपिटल रिडक्शन के लिए तैयार है। तो अब क्या करें, ये क्वेश्चन हुआ। इसका वर्किंग नोट नंबर 1 हम बनाए रफ में, हमारे पास इधर रफ में बनाया, वर्किंग नोट में हमने बनाया रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट। अब यहां पर मैं क्यों बना रहा हूं वर्किंग नोट, शायद आपको समझ में आया हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे बताने के पहले आपने समझ लिया कि वर्किंग नोट क्यों बना रहा हूं, ताकि बाकी के स्टूडेंट को लगे कि मैंने वर्किंग नोट बनाने के पीछे अभी तक बताया नहीं। कारण आपसे पूछा, बताइए बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल को कितने से कम करना पड़ेगा, मैंने नहीं दिया। अब वो निकालना पड़ेगा ना आपको। इक्विटी शेयर अग्री है रिडक्शन के लिए, कुर्बानी के लिए, पर कितने से वो मैं जानबूझ के नहीं दिया, तो वो निकालना पड़ेगा बाय वर्किंग नोट। यस, यही तो कारण है। तो देखो, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आप बजट के बारे में जानते हैं ना, इंडियन बजट बनता है तो कैसे बनता है, पहले इनकम प्लान होती है, उसके हिसाब से खर्चे प्लान होते हैं, या खर्चे के बाद इनकम प्लान होती है। ये शायद आपने पढ़ा होगा, बजटिंग इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि पहले गवर्नमेंट क्या करती है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है, हमें एजुकेशन पर इतना खर्च करना है, मेडिकल पर देश में इतना खर्चा होगा, मिलिट्री पर, सेना पर इतना खर्चा होगा, और डेवलपमेंट पर, रोड डेवलपमेंट पर इतना खर्चा होगा। ऐसे करके सारे खर्चे जोड़ती है। मान लो खर्चा हो रहा है 8,000 करोड़, खर्चा हो रहा है मान लो 8,000 करोड़ का खर्चा करना है सरकार को देश के विकास के लिए, नागरिकों के लिए। फिर वो क्या करती है, टैक्सेस यानी इनकम, उसके हिसाब से प्लान करती है कि हमें अब ये इनकम
कैसे जनरेट करें उसके हिसाब से भी लगाती है टैक्सेस। सुना होगा ना आपने। तो जैसे एक्सपेंसेस प्लान करके इनकम प्लान की जाती है, ऐसे यहां पर इसमें क्या करते हैं, लॉसेस देखकर इनकम प्लान करते हैं। जैसे मैं बताने जाता हूं आपको, देखो क्या करेंगे। हमारे लॉसेस कितने हैं, 4 लाख के लॉसेस यहाँ आने वाले हैं। हमें 4 लाख के लॉसेस को हटाना है, इस लॉसेस को यहां से सेटअप करना है। उसके लिए हमारे पास बिल्डिंग से कितना प्रॉफिट आने वाला है, बिल्डिंग से प्रॉफिट आने वाला है कितना, 20 का प्रॉफिट तो बिल्डिंग से आने वाला है। 6 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 620, बिल्डिंग से प्रॉफिट आने वाला है 20। अच्छा, डिवेंचर होल्डर से प्रॉफिट कितना आने वाला है, डिवेंचर होल्डर अपने क्लेम में 20% की कटौती को तैयार है। उनका क्लेम अभी 5 लाख है, 5 लाख का 20%, 1 लाख से वो अपने डिवेंचर लोन के लिए वो वेवर कर रहे हैं, 1 लाख का लोन वो त्याग देंगे तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया 1 लाख। अभी भी कितना कम पड़ रहा है, अब कितना कम पड़ रहा है, 2,80,000 कम पड़ रहा है। तो ये किससे करवा लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल से रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो 2,80,000 का कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर्ड है कितने शेयर पर, 10,000 शेयर पर। तो प्रति शेयर पर शेयर 28 रुपए का कैपिटल रिडक्शन करना पड़ेगा, प्रति शेयर कंपनी 28 रुपए से। इस तरह से एक्चुअली स्कीम बनती है, मतलब स्कीम बनाने वाले इस तरह से स्कीम बनाते हैं कि पहले देखते हैं कि लॉसेस कितने, उसके लिए प्रॉफिट कितने, फिर जो कम पड़े वो इक्विटी से कुर्बानी ले लो, इक्विटी से कैपिटल रिडक्शन करवा लो। तो 28 रुपए प्रति शेयर से होगा कैपिटल रिडक्शन, मतलब फेस वैल्यू सो ही रहेगी पर पेड वैल्यू 28 रुपए से कम कर दी जाएगी। इज इट ओके। अब देखिए ये तो हमने बनाया वर्कआउट। अब एंट्रीज सॉल्यूशन स्टार्ट करें। पहली एंट्री, बिल्डिंग की वैल्यू को 6 लाख से बढ़ाकर 620 पे लाना है, करने के लिए 20 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो बिल्डिंग को 20 से डेबिट करना पड़ेगा और इस प्रॉफिट को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा टू रिकंस्ट्रक्शन 20,000। ये हमने प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया रिकंस्ट्रक्शन में, ये पहली एंट्री हो गई। फिर डिवेंचर होल्डर, ये एंट्री तो मैं आपसे पूछूंगा, जो टफ थी वो मैंने करवा दी, अब इजी वाली तो आपसे पूछ सकता हूं मैं। ये तो बड़ी टफ थी, मैंने करवा दी, इजी वाली आपसे पूछता हूं मैं। डिवेंचर होल्डर अग्री टू वेव 20% ऑफ देयर क्लेम एंड आल्सो अग्री टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7%। अब वो फ्यूचर में ब्याज 7% लेंगे। अभी उनका क्लेम 5 लाख रुपीस है, अभी उनकी जो कंपनी पर क्लेम है वो 5 का है और उन्हें ब्याज अभी तक 8% मिलता रहा है। अब उन्हें फ्यूचर में ब्याज कितना मिलेगा, फ्यूचर में 7% देगी और 1 लाख से वो अपना क्लेम भी कम करने को तैयार हैं। तो मुझे इसकी एंट्री चाहिए। पहले हाथ खड़े करो, कौन एंट्री करेगा, 1 2 3। ओह इतनी बड़ी क्लास में 3 4 5 बच्चे, बस बड़ी शर्म की बात है। बेटा सबसे पीछे से, हाँ 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। आप स्टार्ट तो आपने बिल्कुल सही लिया है, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही। कितने से बेटा, हाँ 5 लाख से, बिल्कुल सही। 5 लाख से मैंने ये डिवेंचर को मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि डिवेंचर अब 8% रहे ही नहीं, 8% डिवेंचर तो रहे नहीं, तो उसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही स्टार्ट है बेटा। तो 8% डिवेंचर को हमने 5 लाख से डेबिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। हाँ बोलो, टू रिकंस्ट्रक्शन, यस टू रिकंस्ट्रक्शन में कितना ले जाऊं, टू रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा 1 लाख। एक उन्होंने वेव किया था, वो प्रॉफिट हो गया गया रिकन में। अब बता, टू 7% डिवेंचर, यस टू 7% डिवेंचर रुपीज 4 लाख, बस बिल्कुल सही है। ये एंट्री हो गई। अब फ्यूचर में डिवेंचर वालों को 8 की जगह 7% ब्याज मिलेगा। अब कंपनी अगले साल से अपने पीएल में ब्याज का खर्चा भी 7% वाला डालेगी। अब कंपनी को 8 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा, पर वो ब्याज तो कब का खर्चा है, अगले साल का। वो खर्चा बुक कब करेगी कंपनी, अगले साल के एंड से बुक करेगी। और आप सोचो कि 1% का प्रॉफिट हो गया तो ये बुक करने की जरूरत है क्या, ये ब्याज
8 से फ्यूचर में 7% देगी, तो कंपनी को जो ब्याज देना पड़ेगा अगले साल से वो 7%। तो कंपनी पीएल में डालेगी भी कितना, 7% डालेगी। खर्चा जो बुक की 7% करेगी तो कुछ करने की जरूरत बची नहीं। हाँ, ये कंडीशन नहीं होती तो क्या ब्याज देना पड़ता कंपनी को, 8% देना पड़ता, तो खर्चा भी 8% डालती। पर अब 7% देना पड़ेगा तो खर्चा भी 7% से बुक करेगी, तो अपने आप उसका प्रॉफिट अपने आप बढ़ के आएगा ना, उसको बढ़ाने की जरूरत थोड़ा है। फ्यूचर में ब्याज का खर्चा कम डालेगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ के आएगा। तो ये है डिवेंचर, हमने 8% डिवेंचर को कैंसिल कर दिया और 7% डिवेंचर इशू कर दिए, और जो 1 लाख का उनका वेवर था वो हमने डाल दिया रिकॉन्स्ट्रक्शन में। अब इक्विटी केबल को 15 रुपए से 28 रुपए से कम करना है, तो अब इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर केबल डेबिट 10,000 शेयर पर 28 रुपए पर शेयर से 2 लाख को डेबिट करो टू रिकॉन्स्ट्रक्शन। यहां पर इस अकाउंट में रिवोल्यूशन भी है और रिवोल्यूशन के अलावा बहुत सारी चीज। रिवोल्यूशन तो इसका एक छोटा सा पार्ट है, रिवोल्यूशन तो हुआ ही है बिल्डिंग का, पर सिर्फ अकेला रिवोल्यूशन है और भी कई सारी चीजें आ रही है। और भी रिवोल्यूशन के अलावा डिवेंचर पे प्रॉफिट हुआ वो भी इसी में आ रहा है, इक्विटी से प्रॉफिट हुआ वो भी इसमें आया। अब हम क्या करें, हमारे पास कितने प्रॉफिट इकट्ठे हो गए, 20 का प्रॉफिट रिवोल्यूशन पर है, सिर्फ 20 ही रिवोल्यूशन है, प्लस 1 लाख का प्रॉफिट लोन के वेवर पर है। प्रॉफिट कितना हो गया, एक 20 का प्रॉफिट हो गया, और 280 की पूंजी हमारे पास लॉसेस को बियर करने के लिए। कुल कितना इकट्ठा हो गया, इस 4 लाख से हम क्या करें, ये जो लॉस है 4 लाख का सेटअप करवा दें। तो क्या करें, रिकंस्ट्रक्शन टू P&L रुपीज 4 लाख। ये हमने हमारे एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस को, पुराने लॉसेस को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और लॉसेस को सेटअप कर लिया। अब हमारी बैलेंस शीट जो बनेगी वो देखो, बैलेंस शीट कैसी बनेगी इसके बाद 2 मिनट बन जाएगी। अब बिल्डिंग 6 लाख पे आएगी या 620 पर, 620 पे आएगी, रिवाइज वैल्यू पे आएगी। हाँ, और करंट सेट में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो करंट सेट 5 लाख की 5 लाख ही रहने देंगे। और हमने लॉसेस गायब कर दिए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 72, 7,20,000 पेडअप रह गया है। फेस वैल्यू अभी भी इसकी 100 होगी, पर पेडअप 72 है। और इधर 7% डिवेंचर रुपीज 4 लाख। ये बनी बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अभी ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं बेटा आपके, कभी कभी होता है प्रॉफिट इन रिकंस्ट्रक्शन, बताऊंगा मैं अभी, पर अभी तो स्टार्टिंग है, अभी वो बहुत सारी चीज आपको अभी आना बची है। तो ये बनी बैलेंस शीट, तो समझ में आ गया होगा कि हम इस रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में क्या बनाएंगे, एक अकाउंट सारे प्रॉफिट्स किस में डाल देंगे, सारे लॉसेस कहां डाल देंगे, इसी में बस। ये मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको कल लिखाऊंगा कि कब कब क्या क्या एंट्री होती है, वहां से हम शुरू करेंगे। तो ये तो जस्ट चैप्टर का भी स्टार्ट ही है। अब जो भी डाउट हो ऑनलाइन वाले आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर, बेहतर है कि मैं जवाब व्हाट्सएप पे दूं यहाँ की बजाय, क्योंकि वो जवाब थोड़े डिफरेंट है, तो मैं उनका जवाब व्हाट्सएप पे दूंगा। आपके जो भी डाउट है, यदि वाकई में आप जेन्युइनली डाउट पूछ रहे थे तो मुझे आप पूछो ना व्हाट्सएप पर। सारे शेयर की नहीं नहीं, वो तो जब बात होता है रेजोल्यूशन तो क्या सबकी कंसेंट लगती है, वो तो फिर डिपेंड करेगा ना। चलिए कल मिलेंगे, थैंक यू।